जैन दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए टॉप जी के जीएस के प्रश्न। ये ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं, तो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन पूछा है 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 की थीम क्या है। आपसे पूछा है कि 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 की थीम क्या है, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ 2025 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम था। ध्यान रखिएगा एग्जाम में पूछ सकता है। विश्व योग दिवस जो होता है हर साल 21 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो हर साल 21 जून को मनाया जाता है। पहली बार 21 जून 2015 को मनाया गया था। प्रस्ताव जो इसका रखा गया था वह 27 सितंबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में रखा था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहां है। आपसे पूछा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहां है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय जो है जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय जो है स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में स्थित है। इसकी स्थापना जो हुई थी 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। मुख्यालय जो है जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसका कार्य क्या है? तो अंतरराष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़े मामलों पर कार्य करना है। विश्व स्वास्थ्य दिवस हर साल 7 अप्रैल को मनाया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा वह पूछा है कौन सी नदी भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का कारण रही है। आपसे पूछा है कि कौन सी नदी भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का कारण रही है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, सिंधु नदी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सिंधु नदी और इसकी सहायक नदियां जैसे कि झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज भारत पाकिस्तान के बीच लंबे समय से जल विवाद का कारण रही है। इस विवाद को सुलझाने के लिए 1960 में सिंधु जल संधि पर भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता हुआ था, जिसकी मध्यस्थता विश्व बैंक ने की थी। संधि के अनुसार पश्चिमी नदियां जो हैं सिंधु, झेलम, चिनाब पाकिस्तान को मिला और पूर्वी नदियां रावी, ब्यास, सतलुज को भारत को। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे। आपसे पूछा है कि अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है कौटिल्य। कौटिल्य इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अर्थशास्त्र प्राचीन भारत का एक प्रमुख राजनीति, अर्थव्यवस्था और प्रशासन पर आधारित ग्रंथ है। इसके लेखक कौटिल्य हैं, जिन्हें चाणक्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। यह ग्रंथ मौर्य समाज के समय चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में लिखा गया था। इसमें राजनीति, कूटनीति, युद्ध नीति, कर व्यवस्था, न्याय प्रणाली, व्यापार और कृषि से जुड़े विस्तृत नियम बताए गए हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है राज्यपाल को अपने कार्यकाल में कौन हटा सकता है। आपसे पूछा है कि राज्यपाल को अपने कार्यकाल में कौन हटा सकता है, ये आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्या बताइए क्या हो जाएगा, राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 156(1) के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति के इच्छा अनुसार पद पर रहते हैं। इसका अर्थ है कि राष्ट्रपति किसी भी समय उन्हें पद से हटा सकते हैं। हालांकि व्यवहार में राष्ट्रपति का यह निर्णय प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर लेते हैं। राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन यह अवधि निश्चित नहीं है। राष्ट्रपति चाहे तो कार्यकाल पूरा होने से पहले भी हटा सकता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अब अगला प्रश्न पूछा सबसे पुराना वेद कौन सा है। सबसे पुराना वेद कौन सा है यह आपसे पूछा है। तो वेदों की संख्या कितनी होती है यह भी जान लीजिए। तो वेदों की संख्या जो होती है 4 होती है। कौन कौन से? तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद। सबसे पुराना वेद कौन सा? तो सबसे पुराना वेद जो है ऋग्वेद है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऋग्वेद को चारों वेदों में सबसे प्राचीन माना जाता है। इसकी रचना लगभग 1500 ईसा पूर्व या उससे पहले हुई मानी जाती है। इसमें 1028 सूक्त और लगभग 10 मंडल हैं, जो विभिन्न देवताओं जैसे कि अग्नि, इंद्र, वरुण आदि की स्तुति में रचे गए हैं। बाकी ऑप्शन दे सामदेव, तो सामदेव जो है संगीत और गायन से संबंधित मंत्रों का संग्रह है। यजुर्वेद की बात करें तो यज्ञों में बोले जाने वाले मंत्र और क्रियाविधि उल्लिखित है। अथर्ववेद की बात करें तो मंत्र, टोटके, औषधि और लोकाचार संबंधी सामग्री इसमें निहित है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछे यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है। आपसे पूछा है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, पेरिस इस प्रश्न का
राइट आंसर हो जाएगा। यूनेस्को, इसका पूरा नाम जान लीजिए। तो यूनेस्को का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। स्थापना जो हुई थी इसकी हुई थी, वह हुई थी 16 नवंबर 1945 को। मुख्यालय जो है पेरिस, फ्रांस में है। उद्देश्य क्या है इसका, तो शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति और संचार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना, विश्व धरोहर स्थलों की पहचान और संरक्षण करना। भारत भी यूनेस्को का संस्थापक सदस्य है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, बाणभट्ट किस राजा के दरबारी कवि थे। आपसे पूछा है कि बाणभट्ट जो है किस राजा के दरबारी कवि थे, ये आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बाणभट्ट प्राचीन भारत के महान संस्कृत साहित्यकार और कवि थे। वह सम्राट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। उनकी प्रमुख कृतियां जो है हर्षचरित, जो कि हर्षवर्धन की जीवनी, जिनमें उनके जीवन और शासन का वर्णन है, और कादंबरी, संस्कृत की प्रसिद्ध गद्य काव्य रचना है या कादंबरी, या बाणभट्ट की रचनाएं हैं या प्रमुख कृतियां हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, भारत में सबसे पहले चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था। आपसे पूछा है कि भारत में सबसे पहले चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 1950 में। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारत में चुनाव आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन का गठन 25 जनवरी 1950 को हुआ था। पहला मुख्य चुनाव आयुक्त जो थे वो सुकुमार सेन थे। भारत में पहला सामान्य चुनाव 1951-52 में कराए गए थे। 25 जनवरी को हर वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाया जाता है। यह दिन चुनाव आयोग की स्थापना की याद में मनाया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, त्रिपिटक पवित्र धर्म ग्रंथ कौन से धर्म से संबंधित है। आपसे पूछा है कि त्रिपिटक पवित्र धर्म ग्रंथ जो है कौन से धर्म से संबंधित है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, बौद्ध धर्म से संबंधित है। त्रिपिटक का अर्थ है तीन पिटक यानी कि तीन टोकरी, या बौद्ध धर्म का प्रमुख पवित्र ग्रंथ है। भाषा जो इसकी है वो मूल रूप से पाली भाषा में लिखा गया है। इसके तीन भाग है, विनय पिटक जो कि बिच्छू और बिच्छुड़ियों के नियम कानून इसमें संग्रहित हैं। सुत्त पिटक जो है बुद्ध के उपदेश और प्रवचन हैं, और अभिधम्म पिटक की बात करें तो बौद्ध दर्शन और मनोविज्ञान संबंधी विचार हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, स्पुतनिक 1 किस देश का पहला कृत्रिम उपग्रह था। आपसे पूछा कि स्पुतनिक 1 जो है किस देश का पहला कृत्रिम उपग्रह था, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, रूस यानी कि यूएसएसआर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। स्पुतनिक 1 जो है विश्व का पहला कृत्रिम उपग्रह था। इसे 4 अक्टूबर 1957 को सोवियत संघ ने सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया था। इसका प्रक्षेपण अंतरिक्ष युग की शुरुआत माना जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य था पृथ्वी की कक्षा में घूमना और रेडियो सिग्नल भेजना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन किसके द्वारा कराया गया था। आपसे पूछा है कि तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन किसके द्वारा कराया गया था। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अशोक इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन अशोक महान ने करवाया था। समय इसका जो था लगभग 250 ईसा पूर्व में था। स्थान जो है पाटलिपुत्र, अध्यक्ष जो है मोगलीपुत्र तिस्स ने किया था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, किस योजना के अंतर्गत भारत में पहली बार आधार कार्ड लाया गया था। आपसे पूछा किस योजना के अंतर्गत भारत में पहली बार आधार कार्ड लाया गया। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है, UIDAI योजना के तहत। UIDAI यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने आधार योजना के तहत 12 अंकों की पहचान संख्या जारी की। शुरुआत इसकी हुई 2009 में। पहले अध्यक्ष जो बने वो नंदन नीलेकणी रहे। वर्तमान में डिजिटल वेरिफिकेशन, बैंकिंग आदि में यह अनिवार्य है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, साहित्यिक कृति रत्नावली किसकी कृति है। आपसे पूछा है कि साहित्यिक कृति जो रत्नावली है किसकी कृति है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है, हर्षवर्धन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। रत्नावली एक संस्कृत नाटक है जिसके लेखक सम्राट हर्षवर्धन हैं। हर्षवर्धन ने 3 प्रमुख नाटकों की रचना की, रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद। रत्नावली एक प्रेम कथा आधारित नाटक है जिसमें उदयन और रत्नावली की कहानी है।
अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है सबरीमाला मंदिर कहां पर स्थित है। आपसे पूछा है कि सबरीमाला मंदिर जो है कहां पर स्थित है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, केरल में स्थित है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सबरीमाला मंदिर भगवान अयप्पा को समर्पित है। स्थान जो इसका है वह पथमथिट्टा जिला केरल में है। यह मंदिर पेरियार टाइगर रिजर्व के भीतर स्थित सबरीमाला पहाड़ियों में, यहां हर साल लाखों श्रद्धालु मकर बिल्लुक उत्सव के दौरान आते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है। आपसे पूछा है कि अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं जो है वह महाराष्ट्र में स्थित है। बात करें अजंता गुफाएं की तो यह जो औरंगाबाद जिले के पास महाराष्ट्र में स्थित है। इसकी विशेषता क्या है तो बौद्ध धर्म से संबंधित भित्ति चित्र और मूर्तिकला। मुख्य विषय जो है बुद्ध के जीवन और जातक कथाएं इसमें हैं। बाकी बात करें एलोरा की गुफाएं की तो यह भी औरंगाबाद जिले महाराष्ट्र में है और विशेषता क्या है तो बौद्ध, हिंदू और जैन धर्म की गुफाएं हैं। या प्रमुख आकर्षण जो है कैलाश मंदिर, शिव को समर्पित एक ही चट्टान से तराशा गया है। समय जो था 6 से 10वीं शताब्दी ईस्वी के बीच में। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी कि आईसीजे के न्यायाधीश का कार्यकाल कितना होता है। आपसे पूछा कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के न्यायाधीश का कार्यकाल कितना होता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 9 वर्ष। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कुल 15 न्यायाधीश होते हैं जो 9 वर्षों के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद द्वारा चुने जाते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है तो हेग नीदरलैंड में इसका मुख्यालय स्थित है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर निम्नलिखित में से किस देवी देवता को समर्पित है। आपसे पूछा है कि माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर निम्नलिखित में से किस देवी देवता को समर्पित है, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, आदिनाथ इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दिलवाड़ा जैन मंदिर राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। यह मंदिर अपनी संगमरमर की अद्भुत नक्काशी और वास्तुकला के लिए विश्व प्रसिद्ध है। प्रमुख 5 मंदिर इसमें जो है वह है बिमल वसाही मंदिर, लूड़ वसाही मंदिर, पित्तलहर मंदिर और श्री पार्श्वनाथ मंदिर और श्री महादेव महावीर स्वामी मंदिर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे। आपसे पूछा है कि स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, आर के शनमुखम चट्टी साहब इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आर के शनमुखम चट्टी भारत के पहले वित्त मंत्री जो रहे आर के शनमुखम चट्टी रहे हैं। भारत का पहला बजट प्रस्तुत किया गया था 26 नवंबर 1947 को। पहला बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था तो आर के शनमुखम चट्टी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। भारत में वर्तमान वित्त मंत्री कौन है तो भारत में वर्तमान समय जो वित्त मंत्री हैं वो निर्मला सीतारमण जी हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्नलिखित में से किस सल्तनत का सही कर्म निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत का सही कर्मकाल क्या है। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत का सही कर्मकाल क्या है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दिल्ली सल्तनत की बात हो रही तो सबसे पहले आपका हुआ गुलाम वंश। तो गुलाम वंश की बात करें तो सभी ऑप्शन में गुलाम वंश दिया हुआ है परंतु ऑप्शन डी नहीं दिया तो यह गलत हो जाएगा। उसके बाद जो हुआ था गुलाम वंश के बाद आपका आया था खिलजी वंश। तो खिलजी वंश जो दिया हुआ है वो ऑप्शन बी में दिया हुआ है क्योंकि ऑप्शन डी तो पहले हम गलत कर चुके हैं। तो इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुलाम, खिलजी, तुगलक और लोदी या सही कर्म है। दिल्ली सल्तनत का गुलाम वंश की बात करें तो इसका टाइम पीरियड जो था 1206 से 1290 तक। इसके संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक। फिर आपका है खिलजी वंश का समय पीरियड जो रहा 1290 से 1320 में। संस्थापक थे जलालुद्दीन खिलजी। उसके बाद आपका हुआ तुगलक वंश का समय पीरियड था 1320 से 1414। संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक। फिर आपका है सैयद वंश का समय पीरियड जो रहा 1414 से 1451 तक। संस्थापक था किरजे खान। उसके बाद जो रहा लोधी वंश के संस्थापक थे बहलोल लोधी। इसका समय पीरियड जो रहा 1451 से 1526 के बीच। 1526 के बाद जो दिल्ली सल्तनत पर शासन किया वह मुगल काल के
मुगल काल की शुरुआत रही 1526 से। तो ये रहे आपके टॉप जी के जीएस के प्रश्न। अब आज की वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से प्रश्न है, बाणभट्ट किस राजा के दरबारी कवि थे? आपसे पूछा कि बाणभट्ट जो है किस राजा के दरबारी कवि थे और इनकी प्रमुख कृतियां कौन कौन सी थी, ये जो भी कुछ जानते हैं कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। और हाँ देखिए, अभी तक अपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो के स्टडी ग्रुप पे शेयर कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को।